उन दोनों ने कार्टन उतार कर गेट के सामने इस तरह रख दिया कि जिस कोने से खून टपक रहा था गेट खोलने वालों की नजरों में ना आ सके। समीना दोबारा स्टीयरिंग के सामने बैठ गई और गामी ने काल बैल का बटन दबा दिया। चंद सेकंड बाद ही जेली दरवाजा खुल गया। वो माजिद गुज्जर का नौकर था जिसने धोती और कुर्ता पहन रखा था, सर पर मफलर लिपटा हुआ था। ये समीना बेबी है, गामे ने काल की तरफ इशारा करते हुए था। मैंने पहचान लिया है, तुम्हें भी जानता हूँ गामे, उस शख्स ने कहा। समीना भी चाहती है कि माजिद गुज्जर से दंगा फसाद खत्म कर दिया जाए। इनके ख्याल में एक दूसरे का नुकसान हो रहा है। समीना भी माजिद गुज्जर से दोस्ती चाहती है और माजिद गुज्जर के लिए समीना बीबी की तरफ से दोस्ती का यह पहला तोहफा है। 1-2 दिन में वो खुद माजिद गुज्जर से मुलाकात करेगी। समीना बीबी का यह तोहफा माजिद गुज्जर को दे देना। गामे ने गेट के सामने रखे हुए कार्टन की तरफ इशारा किया। यह तो बड़ी अच्छी बात है गामे, उस शख्स ने कहा। रोज रोज एक दूसरे के बंदे मारे जा रहे हैं, बता दूंगा बाजी उस्ताद को। यह डब्बा जरा मजनी है, अंदर से किसी और को बुला लो, अकेले तुमसे नहीं उठेगा। गामे ने कार्टन की तरफ देखते हुए कहा। इसमें क्या है यार, उस शख्स ने पूछा। पिछले दिनों समीना बीबी शारक के साथ कराची गई थी, वहां से कुछ गैर मुल्की चीजें थी, उन्हीं में से कुछ चीजें हैं। अच्छा हम चलते हैं, बाजी उस्ताद को सलाम कहना और ये भी बता देना कि यह तोहफा देने के लिए समीना बीबी खुद आई थी। तुम फिक्र ही ना करो, मैं बता दूंगा, उस शख्स ने जवाब दिया। गामा कार की पिछली सीट पर बैठ गया। समीना ने उस शख्स की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। चार मिनट बाद उनकी कार माजिद गुज्जर की कोठी से बहुत दूर पहुंच चुकी थी। उसी रात 2 बजे के लगभग समीना और शारक हाजी अब्दुल्ला की समानाबाद वाली कोठी पर पहुंच चुके थे। हाजी अब्दुल्ला अभी तक नहीं आया था, लेकिन उसके मुलाजिमा ने उन दोनों को बड़े आराम से ड्राइंग रूम में बिठा दिया था और उन्हें फ्रिज में से ठंडी बोतलें निकालकर पेश कर दी थी। मुलाजिमों को गालिबन पहले ही से उनके बारे में इतला कर दी गई थी। हाजी अब्दुल्ला 9:45 बजे के लगभग आया। उसके आते ही मुलाजिम ने खाना लगा दिया और कुछ ही देर बाद वो तीनों खाने की बेद पर थे। कमरे में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था और उन्हें मुलाजिम को भी बाहर भेज दिया था। तुम कब तक रवानगी के लिए तैयार हो? हाजी अब्दुल्ला ने शारक की तरफ देखते हुए पूछा। हम तो किसी भी रोज रवाना हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक मामला बिल्कुल बोटोक अंदाज में तय करना है, शारक के बजाय समीना ने जवाब दिया। आप शारक के बारे में जानते हैं तो मेरे बारे में भी सब कुछ जानते होंगे। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हाजी अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको ये भी मालूम है कि कराची वाले मिशन में मैं भी शारक के साथ थी और नौला का भी हमारे साथ था। इस मिशन पर भी हम तीनों साथ होंगे। पिछले मिशन में आपने शारक को जो कमीशन दिया था वो ऐसे ही था जैसे किसी बच्चे से कोई काम लेने के बाद उसके हाथ में इनाम के तौर पर एक टॉफी थमा दी जाए, लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि यह मामला बिल्कुल वादे तौर पर तय हो जाए। तुमने ठीक कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। फैसलाबाद के मामलात और लाहौर में जो वाकयात पेश आए वो सब मेरे ही में है। आपकी मालूमात में मजीद इजाफे के लिए बता दूं कि आज सुबह भी मैंने माजिद गुज्जर को एक तोहफा भेजा है और पुलिस बड़ी सरगर्मी से मेरी तलाश कर रही है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप या किसी और से मैं ब्लैकमेल हो जाऊंगी तो ये मुमकिन नहीं। अब मैं वो समीना नहीं रही जो कुछ अर्सा पहले पुलिस से छुपती फिर रही थी। अब मुझे कोई डर कोई खौफ नहीं, बल्कि अब वक्त आ गया कि लोग मेरे नाम से धरा करें। गुड। हाजी अब्दुल्ला उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम वाकई एक बहादुर लड़की हो। कराची में मिशन के बाद डी कोस्टा ने मुझे जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें भी तुम्हारी बड़ी तारीफ की थी। मुझे खुशी है कि तुम इस मिशन में भी शारक के साथ जाने को तैयार हो। ये मिशन अगर कराची वाले मिशन से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम और शारक पहले की तरह कामयाब लौटोगे। बहरहाल क्या चाहती हो तुम? मेरा ख्याल है कराची वाले मिशन का हिसाब अभी बेबाक नहीं हुआ, समीना ने जवाब दिया। लेकिन अगर इकबाल टाउन वाली कोठी इसके नाम पर ट्रांसफर करवा दे तो हम समझेंगे कि पिछला हिसाब बेबाक हो गया और अगर मिशन के लिए भी बात तय हो जाएगी। समीना ने कागज का एक टुकड़ा उसके सामने रख दिया। हाजी चंद में गहरी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने कागज की वो चीट उठा ली। उस पर कोई नाम वगैरह लिखे हुए थे। उसने चीट दोबारा मेज पर रख दी। ये कौन है? उसने सवालिया निगाहों से समीना की तरफ देखा। शारक की बहन, समीना ने जवाब दिया। समीना की इस जवाब पर शारक भी चौंक गया था। उसने चिट उठलाकर देखा, उस पर रजिया और उसके वालिद का नाम और उसी कोठी का पता लिखा हुआ था। ओह, हाजी अब्दुल्ला ने कहा, मैं समझ रहा था कि तुम अपने लिए कुछ चाहती हो, लेकिन बहरहाल मैं तुम्हारी इस जज्बे की कदर करता हूँ। मैं तुम्हें वकील को हदायत कर दूंगा, वो कल ही कागजात तैयार कर लेगा। 1 हफ्ते बाद वो कोठी रजिया के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। इसी दौरान दीगर कानूनी कार्रवाइयां भी मुकम्मल कर ली जाएंगी। इसके अलावा और कुछ? और अब इस नए मिशन के बारे में बात हो जाए, समीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। 100%, हाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। माल कितने का है? समीना ने पूछा। वाल इतना है कि 1 करोड़ के लगभग तुम दोनों का कमीशन बन जाएगा। हाजी अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका 50% एडवांस रवानगी से पहले देना होगा, समीना ने कहा। मैं तो तुम्हें बहुत सीधी सादी लड़की समझता था जो गलती से फंस गई थी, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा चालाक साबित हो रही हो।
हाजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, फंसी तो गलती और धोखे ही से थी। समीना ने शारिक की तरफ देखते हुए जवाब दिया, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है, मुझे इस फेल में रहना है और अब मैं किसी को अपनी सादगी और मासूमियत से फायदा उठाने का मौका नहीं दे सकती। मुझे खुशी हुई कि तुम इस बाकी और दीदा दिलेरी से बात कर रही हो। मैंने हमेशा अपनी शराइत पर काम करवाया है, लेकिन मुझे तुम्हारी तमाम शराइत मंजूर है और मुझे यकीन है कि तुम शारिक से ज्यादा कामयाब रहोगी। क्यों शारिक, तुम क्यों खामोश बैठे हो? क्या तुम इसे अपना वकील बना कर लाए हो? यह मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही। शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तुम्हारी बारी है बोलने की। समीना ने कहा, अब तुम हाजी साहब से इस मंसूबे की तफसीलात तय कर लो, मैं खामोशी से सुनती रहूंगी। बेरागेल हम बातों में उलझकर खाने को तो भूल ही गए। हाजी अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, खाना शुरू करो, बातें भी होती रहेंगी। वो तीनों उधर खाने की बेच पर बैठे थे, लेकिन खाने की तरफ अब तक किसी ने भी तवज्जो नहीं दी थी। हाजी के कहने पर सबसे पहले समीना ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर वो तीनों खाना खाने लगे, साथ ही बातें भी होती रही। तुम लोग यहाँ से पारा चनार जाओगे, हाजी अब्दुल्ला कह रहा था। यह पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ आमदोरफ्त के लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। पाकिस्तान और गैर मुल्की सियाह उन इलाकों में अक्सर घूमते रहते हैं। पारा चनार में तुम्हारी मुलाकात मलक गुल रहमान से होगी। यह कस्बे के मरकजी बलार में एक दुकान का मालिक है, जहाँ बीच मसाला और आटा नमक से लेकर गोरा बारूद तक फरोख्त होता है। मलक गुल रहमान तुम लोगों को वहां से आगे बैंदल नामी गाँव में पहुंचा देगा। वहां से आगे दुर्रे पीरदार से तुम लोग सरहद पार करके अफगानिस्तान में दाखिल हो जाओगे और दर्रे मुल्ला खाक से होते हुए तुम लोगों को जरून शहर पहुंचा दिया जाएगा, जहां तुम लोग मलक फरीद के मेहमान होगे। मलक फरीद खान ही वो असल आदमी है जो माल तुम्हारे हवाले करेगा। माल सरहद में दाखिल होने के बाद मलक गुल रहमान के आदमी तुम्हारे साथ होंगे और फिर कराची तक माल पहुंचाना तुम लोगों की जिम्मेदारी होगी। एक बार मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ। हाजी अब्दुल्ला बारी बारी उन दोनों के चेहरे देखता रहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, यह मिशन कराची के मिशन से बहुत मुख्तलिफ होगा। यहाँ कदम कदम पर तुम लोगों को बॉब का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम में से किसी की जान भी चली जाए, लेकिन तुम लोगों की ज़ानत को देखते हुए मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम लोग हर किस्म की सूरत से आसानी से निमट सकोगे। कराची की मुहिम से कुछ तजर्बात हासिल हुए हैं, हम उनसे फायदा उठाएंगे, शारिक ने जवाब दिया। फिर तुम लोग कब रवाना हो रहे हो? हाजी अब्दुल्ला ने पूछा। कोठी रदिया के नाम ट्रांसफर होने के अगले ही रोज हम अपने प्रोग्राम से आगाह कर देंगे। शारिक से पहले समीना बोल उठी। ठीक है, हाजी अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों का प्रोग्राम मालूम होने के बाद मैं अपने आदमी को इतला दे दूंगा। समीना या शारिक ने कोई बात नहीं की। उसके बाद वो खामोशी से खाना खाते रहे। खाने के बाद वो ड्राइंग रूम में आ गए। यहाँ चाय का दौर जला और जब वो लोग बाहर निकल रहे थे तो 12 बजने वाले थे। बोरों गाड़ी पोर्च में खड़ी थी। आगे से वह टोयोटा थी और पीछे हाजी अब्दुल्ला की होंडा एकार्ड। समीना टोयोटा की तरफ बढ़ते हुए रुक गई। हाजी साहब, वो हाजी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, इस गाड़ी के बारे में तो कोई फैसला हुआ ही नहीं। तुम तो मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा चालाक साबित हो रही है लड़की। हाजी अब्दुल्ला ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये गाड़ी मैंने शारिक को दी थी, लगता है कि तुम शारिक के पास कुछ भी नहीं रहने दोगी। चलो, यह गाड़ी तुम्हारी हुई। शुक्रिया। समीना गाय का दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गई। शारिक दूसरी तरफ पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया। समीना ने इंजन स्टार्ट करने के बाद हाजी की तरफ देखकर हाथ हिलाया और कार को पुख्ता रवश पर घुमाती हुई गेट की तरफ ले गई। गेट पर खड़े हुए चौकीदार ने गेट खोल दिया। गेट से कार निकालते हुए समीना ने 2 आदमियों को लान में बैठे हुए देख लिया था। गेट के बाहर भी एक कार खड़ी थी, उसमें भी 2 आदमी बैठे हुए थे। ये सब हाजी के मुहाफिज थे। समनाबाद की सड़कों पर सन्नाटा था। समीना किसी मेन रोड पर आने की बजाय छोटी सड़कों पर होती हुई इकबाल टाउन की तरफ निकल आई और जब उसकी कार कोठी के सामने रुकी तो 12:35 हुए थे। समीना कुछ देर नीचे हाल ही में बैठी शारिक और नौलखा से बातें करती रही, फिर ऊपर अपने कमरे में आ गई। रदिया उसके पलंग पर किताबें फैलाई बैठी पढ़ाई में मसरूफ थी। समीना को देखकर वो किताबें समेटने लगी। तुम अपना काम करती रहो, मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं, समीना ने कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया और बाथरूम में घुसकर कपड़े बदलने लगी। चंद मिनट बाद वो पलंग के करीब कुर्सी पर बैठी रदिया की तरफ देख रही थी, जो अपने काम में मसरूफ थी। 1 बजे के लगभग रदिया ने किताबें समेट कर रख दी और अपने कमरे में जाने लगी तो समीना ने उसे रोक लिया। जाइए, सो जाओ। अपने कमरे में जाओगी तो आज सुनकर माँ जी की नींद खराब होगी, लेट जाओ यहीं। रदिया वापस आ गई। उसने गले में लटका हुआ दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर डाल दिया और बेड पर लेट दी। समीना ने ट्यूबलाइट बुलाकर नाइट बल्ब जला दिया और वो खुद भी रदिया के साथ बिस्तर पर लेट गई। तुम्हारे लिए खुशखबरी है रदिया, वो रदिया की तरफ तरवट लेते हुए बोली। क्या? रदिया ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। नहीं, अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद बताऊंगी, समीना ने कहा। ये क्या बात हुई? रदिया ने उसे घूरा। 1 हफ्ते तक आप मुझे तजस्सुस की अजियत में रखेंगी? तजस्सुस और इंतजार में तो मजा है, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। प्लीज बाजी, रदिया उससे लिपटते हुए बोली। बताए ना, क्या बात है?
एक हफ्ता इंतजार करो, समीना ने जवाब दिया। रदिया चलने में समीना को घूरती रही, फिर उसने आंखें बंद कर ली। समीना ने अपना एक हाथ उसके सर पर रख लिया और उसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेरने लगी। समीना को अगरचे सुबह के वक्त कोई काम नहीं होता था, लेकिन वो ठीक 6 बजे उठ जाया करती थी। सुबह उठते ही वो माँ जी को नाश्ता करवाती और फिर रदिया को उसकी तैयारी में मदद देती। नाश्ता वो रदिया के साथ ही बैठकर किया करती थी। रदिया की यूनिवर्सिटी चले जाने के बाद वो यहाँ तो लान में बैठी अखबार पढ़ती रहती या अपने कमरे में बिस्तर पर लेटकर दोबारा घूमने लगती। उस रोज रदिया के जाने के बाद वो अखबार लेकर लान में एक कुर्सी पर बैठ गई। अखबार के पहले सफे पर वो खबर देखकर समीना उछल पड़ी। वो खबर गुज़िश्ता रोज माजे गुजर को दिए जाने वाले तोहफे के बारे में थी। संग दिल हसीना ने अपने दुश्मन को लाश का तोहफा पेश किया। खबर खासी तवील थी। अखबारात की रिपोर्ट के बयान के मुताबिक कल सुबह 11 बजे के करीब सुमीना नामी एक हसीन औरत माजे गुज्जर की कोठी पर एक वजनी कार्टन छोड़ दी और नौकर को बताया कि माजे गुज्जर के लिए तोहफा है। उस हसीना के जाने के बाद नौकर ने कार्टन उठाना चाहा तो उसमें से खून आता हुआ देखकर वो चौंक गया। उसने कार्टन खोला तो उसमें एक आदमी की लाश थी जिसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। नाक मुंह और कानों से खून बहकर जम गया था। बाजे गुज्जर के नौकर ही ने पुलिस को इत्तला दी थी। लाश की शिनाख्त सदीके नामी एक शख्स की हैसियत से कर ली गई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बालबानपुरा में हेवन फरोख्त करने का धंधा करता था। इतला के मुताबिक सदीके को परसों बालबानपुरा के इलाके मागीची सेठावारी से अगवा किया गया था। अगवा करने वालों में एक आदमी और एक खूबसूरत औरत शामिल थे, जो सदीके को सफेद रंग की एक कार में ले गए थे। एक अलग छोटी सी खबर में उस ट्रैफिक कांस्टेबल का भी बयान था, जिसने शहर के एक चौक पर सफेद कार वाली उस हसीना को देखा था। उस कांस्टेबल ने अपने बयान में उस कार्टन का हवाला भी दिया था जो कार से सड़क पर गिर गया था और उसमें से खून के कतरे टपक रहे थे। कांस्टेबल ने अपने बयान में कहा था कि उस खूबसूरत औरत के साथ इन्हें बताया कि वो औरत मुल्क की मारूफ आर्टिस्ट मिस समर है, लेकिन तहकीकात से पता चला कि पूरे मुल्क में उस नाम की कोई आर्टिस्ट नहीं। रेलवे हुकाम ने भी इस बात से इनकार किया कि उन्होंने मिस समर नामे किसी खातून आर्टिस्ट रेलवे स्टेशन के बड़े रोड में कोई तस्वीर बनाने का ऑर्डर दिया था। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस किस्म का कोई मंसूबा नहीं है। पुलिस माजा गुज्जर से भी राब्ता कायम नहीं कर सकी। पुलिस जराये के मुताबिक माजा गुज्जर भी संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब है और अरसे से रोपोच है। बाक्स ने एक अलग खबर समीना नामी उस पुरस्कार हसीना के बारे में थी, जो माजा गुज्जर की हवेली पर लाश का पोवा छोड़ दी थी। पुलिस ने ख्याल दायर किया था कि वही समीना है जो फैसलाबाद पुलिस को कत्ल के केस की तहकीकात के सिलसिले में मतलूब है, लेकिन अरसे से लापता है। शमीना ने इस हवाले से तमाम खबरें पढ़कर अखबार एक तरफ डाल दिया। उसकी होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। अखबार ने उसे पूरी इसरार हसीना, सनबिल हसीना और न जाने क्या खिताबात दिए थे। दोपहर को खाने में क्या पकाना है शमीना बीबी? समीना शादा की आवाज सुनकर चौंक गई। वो उसे 2-3 कदम के फासले पर खड़ी थी। समीना अपने ख्यालात में इस कदर महव थी कि उसे शादा का पता ही नहीं चल सका। पहले तुम मुझे एक कप चाय पिलाओ, उसके बाद सोचा जाएगा कि दोपहर के खाने में क्या पकाया जाए, समीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अच्छा बीबी जी, शादा कहते हुए अंदर चली गई। लान में धूप फैल रही थी। समीना जिस जगह बैठी थी वहां अभी तक साया था। वो अपनी जगह पर बैठे बैठे इधर उधर देखने लगी। उस वक्त वो किसी और की नजर उसकी कोठी का जायजा ले रही थी। कोठी वाकई खूबसूरत थी। उसके होंठों पर खफीर सी मुस्कुराहट आ दी। एक हफ्ते बाद जब उस कोठी की बल्कियत के कागजात रजिया को मिलेंगे तो मरियम और रजिया कितना खुश होगी। बालबानपुरा वाले बगान में रहते हुए मरियम ने समीना को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो शारिक के वालिदैन की एक मामूली सी मुलाजमा थी। उनके कत्ल के बाद जब शारिक सदा भुगत कर जेल से बाहर आया तो मरियम इस दुनिया में वो वाहिद हस्ती थी जिसने शारिक को प्यार दिया था। उसे अपनी औलाद ही की तरह समझती थी और शारिक भी हमेशा अपनी माँ की तरह ही उसे अजीज समझता था। उसने हमेशा ये कोशिश की थी कि इन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। वो इनके लिए कुछ करना भी चाहता था, लेकिन अपने लाउबाली पन की वजह से आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सका था। समीना अच्छी तरह जानती थी कि शारिक की जिंदगी पानी के एक ऐसे बुलबुले की तरह थी जो किसी वक्त भी फटकर खत्म हो सकता था। इसके बीच यूं दुश्मन थे। सबसे बड़ा दुश्मन माजा गुज्जर था और पुलिस थी। वो किसी वक्त भी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो सकता था या गोलियों का निशाना बन सकता था। ऐसी सूरत में मरियम और रजिया बेसहारा हो जाती। शारिक की लाउबाली तबीयत देखते हुए समीना ने यह जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। कैस के ये शारिक के बाद ये माँ बेटी बेसहारा ना हो जाए, इसलिए उसने हाजी अब्दुल्ला से रजिया के नाम कोठी ट्रांसफर कराने का मुतालबा किया था। शादा चाय लेकर आगे समीना चाय की चुस्कियां लेते हुए भी यही सब कुछ सोचती रही। इस वक्त 10 बजने वाले थे। वो जिस जगह समीना बैठी हुई थी वहां भी अब धूप आने लगी थी।
उसे शादा की तरफ देखकर जो करीब एक घास पर बैठी हुई थी। हाँ, तो तुम्हारा दोपहर के खाने का मसला है, समीना कुर्सी से उठते हुए बोली। रोज रोज का ये मसला तो बड़ा पेचीदा है, कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। तुम ऐसा करो कि माँ जी के पास चली जाओ, वही निमट सकती हैं इस मसले से। जी, वो कहती हैं समीना बीबी से पूछा करो। शादा ने उसके हाथ से खाली कप लेते हुए कहा। वहीं माँ जी ही से जाकर पूछो, समीना ने जवाब दिया। अच्छा जी। शादा कप लेकर बरामदा की तरफ चली गई। शमीना पौधों की क्यारियों के पास बैठ गई और क्यारियों में सूखे हुए पत्ते निकाल निकाल कर एक तरफ डालने लगी। उसे एक मसरूफियत मिल रही थी। क्यारियां साफ करने के बाद उसने रबर पाइप उठा लिया और पौधों को पानी देने लगी। लार और पौधों को पानी देना खादम की जिम्मेदारी थी। वो रोजाना सुबह सवेरे पानी दिया करता था। शमीना कल से खादम की ड्यूटी रजिया के साथ लगाती थी। इस तरह कल भी पानी नहीं दिया जा सकता था और आज भी, इसलिए समीना ने यह जिम्मेदारी भी संभाल ली और पौधों को पानी देने लगी। 11 बजे थे लनबुल शारिद की आवाज सुनकर उसने पाइप घास पर ही छोड़ दिया और नलका बंद करके अंदर आ गई। शारिद अभी अभी सोकर उठा था और हाल कमरे में आकर बैठा था। क्या बात है, रात को घोड़े बेचकर सोए थे क्या? समीना ने पूछा। कुछ ऐसी ही बात है, शारिद ने जवाब दिया। कई रोज बाद आज पहली मर्तबा इस कदर सुकून और इत्मीनान की नींद सोया हूँ। क्यों, इससे पहले कोई ज़ेनी उलझन थी क्या? समीना ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, शारिद बोला। सोचता रहता था कि माँ जी या रजिया के नाम कोई जायदाद खरीद ली जाए, मगर हमेशा सोच कर ही रह जाता था। लेकिन तुमने मेरी ये मुश्किल हल कर दी। उन्हें कम से कम छत तो मिल जाएगी। मैं तो उन्हें और भी बहुत कुछ देना चाहती हूँ, समीना ने कहा। फिर चैन की खामोशी के बाद बोली, तुम तैयार होकर नाश्ता करो, मैं नौलखा को जगाती हूँ, वो भी नाश्ता कर ले। तो उसे एक जरूरी काम से भेजना है। नौलखा तो जाग रहा है समीना बीबी। नौलखे की आवाज सुनकर समीना ने मुड़ कर देखा। वो अपने कमरे से निकलकर इसी तरफ आ रहा था। तुम नाश्ता करके तैयार हो जाओ, तुम्हें एक काम से भेजना है। मैं ऊपर कमरे में हूँ, तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना, समीना कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ दी। 1 घंटे बाद नौलखा समीना के सामने मौजूद था। हाँ समीना बीबी, वो समीना की तरफ देखते हुए बोला। क्या जरूरी काम है? तुम मदन चले जाओ, वहां की खैर खबर मालूम करो, गांव में से पता करो कि वो अपना काम कब तक शुरू कर रहा है। देते रहे समीना बीबी, नौलखे ने जवाब दिया। उसे कहना कि जल्द से जल्द अपना बंदोबस्त करे। मैं चाहती हूँ कि हमारे अफगानिस्तान जाने से पहले इसका काम सेट हो जाए, ताकि हमारे बाद इन लोगों को कोई परेशानी न उठाना पड़े। समीना ने कहा। ठीक है समीना बीबी, मैं उसे समझा दूंगा। नौलखा कहता वो बाहर निकल गया। समीना कुछ देर शारे के पास बैठी रही, फिर मरियम के कमरे में आ गई। शादा सब्जी गोश्त वगैरह लेने के लिए बाजार जा चुकी थी। आपकी तबीयत कैसी है माँ जी? समीना ने उसके पास बेड पर बैठते हुए पूछा। तबीयत तो ठीक है, लेकिन पता नहीं उदासी क्यों लग रही है, मरियम ने जवाब दिया। 1-2 दिन बाद उदासी भी खत्म हो जाएगी। पड़ोसियों से बातें करके दिल बहला रहेगा और वक्त भी गुजर जाएगा। कल बाईं तरफ तीसरी कोठी के गेट पर मैंने आप की उम्र की खातून को खड़े देखा था। बदायर तो वो बड़ी अच्छी लगती हैं। आप जाइए, उनसे मिलिए। महल्ले में जितने लोगों से ताल्लुकात होंगे उतना ही अच्छा होगा। एक मोहल्ले में पड़ोसियों से ताल्लुकात बनाए से नाम क्या हुआ? जिस तरह आप लोग वहां से निकले हैं, वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? मरियम ने जवाब दिया। उसके लहजे में उदासी थी। मुझे अफसोस है माँ जी, समीना ने कहा। मेरी वजह से आपको ये ज़हनी अज़ियत उठाना पड़ी। लेकिन वो एक न मेरे को खामोश हुई, फिर बोली। ऊपराया मकान था और एक ना एक दिन तो छोड़ना ही पड़ता। लेकिन ये आपका अपना मकान है, आपका घर है। मेरा मकान? मरियम ने उलझी हुई नजर से उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है आपके बेटे का, समीना ने कहा। मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया। समीना भी खामोश बैठी रही। उसे अफसोस हो रहा था कि उसकी बातों से मरियम की उदासी में इजाफा हो गया था। तकरीबन 2 घंटे बाद नौलखा वापस आ गया। वो खासा बदहवास लग रहा था। क्या बात है नौलखे, खैरियत? समीना ने सवारी के निगाहों से उसकी तरफ देखा। खैरियत ही नहीं समीना बीबी, नौलखे ने जवाब दिया। क्या हुआ, क्या बात है, जल्दी बताओ, समीना ने उसे घूरते हुए कहा। आज रात पिछले पैर राजू को कत्ल कर दिया गया है। गामा भी डेरे से गायब है, नौलखे ने कहा। जहाँ कह रहे हो, समीना चीफी। मैं ठीक कह रहा हूँ समीना बीबी, नौलखे ने कहा। मैं जब वहां पहुंचा तो डेरा खाली पड़ा था। एक डब्बा खून के डब्बे देखकर मैं चौंक गया। इस दौरान गली के 2-3 आदमी आ गए। उन्होंने बताया कि रात के पिछले पैर कुछ लोगों ने डेरे पर हमला कर दिया था, जिसमें राजू मारा गया और गामा गायब है। सुबह के हमलावर उसे पकड़कर साथ ले गए हैं। पुलिस सुबह सवेरे वहां पहुंची थी। उन्होंने राजू की लाश को अस्पताल भिजवा दिया, लेकिन उससे आगे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमलावर कौन हो सकते हैं? समीना बुड़बुड़ाई। बाजा गुजर की पार्टी के अलावा और कौन हो सकते हैं? नौलखे ने जवाब दिया। वैसे मैंने पता कर लिया है, बाजा गुजर आजकल ढाबी के दूसरी तरफ अपनी बहन के घर में रह रहा है। उसका बंदोबस्त लगता है करना ही पड़ेगा, समीना ने कहा। शारिक कहाँ है? वो तो अपने कमरे में नहीं है। शादा ने बताया कि शारिक बहू तकरीबन आधा घंटा पहले बाहर गया है। तुम्हें माजे गुजर की बहन का घर मालूम है? समीना ने पूछा। जी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है मौलवी हमीद को मालूम होगा। वो हमारे साथ मिलने से पहले काफी अर्सा माजे गुजर के साथ रहा है, नौलखे ने जवाब दिया।
तुम भी सीधा जाओ और मुनीर हमीद को बुला कर लाओ, अपने साथ लेकर आना, कहना बहुत जरूरी काम है। समीना ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। दोनों का फिर बाहर चला गया। समीना हाल कमरे में बैठ गई, उसने शादा से कहकर चाय मंगवाई और उससे ताज़ा तरीन सूरत के बारे में सोचने लगी। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।